स्वागत है आपका मेरा जीएस की रिवीजन सीरीज में। तो आज का टॉपिक है हमारा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से रिलेटेड, जिससे बेहतर बेहतर क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। तो उसी से रिलेटेड हम डिस्कशन रहेंगे। कुछ 40 टू 45 एमसीक्यूज रहेंगे, जिसके थ्रू आपका ये कंप्लीट टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किए हैं। टॉपिक के हर क्वेश्चन को करते करते साथ में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आइडिया नहीं मतलब आपका कंप्लीट कवरेज हो जाएगा इस टॉपिक का। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ विद फर्स्ट एमसीक्यू। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस? जो एमपीज को प्रिविलेजेस मिलती हैं पार्लियामेंट में, तो उससे डील करने के लिए एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो वो आर्टिकल कौन सा है? तो वो आर्टिकल है 105। 105 जो आर्टिकल है वो डील करता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑफ एमपीज। ठीक है, सिंपल। उसी के करस्पॉन्डिंग में अगर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो 89 जोड़ेंगे तो 105 में 194 हो जाएगा। तो आर्टिकल 194 फॉर द पार्लियामेंट प्रिविलेजेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर और 105 हाउस ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड। ठीक है, पावर, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज तीनों चीजों से रिलेट करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इज, जो बोलने की एक फ्रीडम दी हुई है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के अंदर, जो एमपीज हैं तो उनको जो एक प्रिविलेज दी हुई है वो वो क्या है? एब्सोल्यूट है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ रूल्स और स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, उनके साथ अलाइन होनी चाहिए, मतलब उनको फॉलो करते रहना चाहिए कि भाई इतना भी नहीं कि यू हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ द हाउस, या सब्जेक्ट टू आर्टिकल 19(1)(a। तो ये देखो, इससे तो बिल्कुल भी रेट नहीं है। ये क्या है? ये फंडामेंटल राइट्स वगैरह जो लोगों के होते हैं वो सब से बाहर निकल के पार्लियामेंट के अंदर जो हो रहा है उससे रिलेटेड है। तो ये इससे बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। सब्जेक्ट टू जुडिशियल डायरेक्शन, इसमें हाउस के मैटर में जुडिशरी भी कुछ नहीं बोल सकती, तो ये सबसे नहीं है। ये क्या है कि सब्जेक्ट टू रूल एंड स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ हाउस। हाउस कुछ रूल बनाता है, आपको वहां पे एमपी एमएलए वगैरह इन सबको बोलने की पूरी फ्रीडम है। ठीक है, इन द हाउस। बट कुछ रूल्स और स्टैंडिंग ऑर्डर्स हाउस के द्वारा भी बनाए जाते हैं कि आपको इन रूल्स को फॉलो करते हुए आपको फ्रीडम है किसी भी मत किसी भी टॉपिक पे अपना मत रखने की। वो किसी भी फील्ड से हो सकता है, ताकि इनको एक तरीके से फ्रीडम मिले किसी चीज को क्रिटिसाइज करने की और आउटपुट पे आने की। तो इसलिए इनको कुछ फ्रीडम्स दी हुई हैं, तो बट वो भी रूल्स और स्टैंडिंग ऑर्डर्स के दायरे में रह के। ठीक है, तो इसलिए बी ऑप्शन विल द करेक्ट आंसर। कौन सी? रूल्स से, प्रोसीजर से, कोड ऑफ कंडक्ट, इन सब से कंट्रोल की जाती है। ठीक है, कोड तो क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है इनको। हाउस के अंदर की बात है, हाउस तक ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ए एमपी, ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम अरेस्ट। अरेस्ट से उसको कुछ प्रोटेक्शन मिलती है। अब अरेस्ट दो तरीके से हो सकता है, सिविल अरेस्ट हो सकता है, क्रिमिनल अरेस्ट हो सकता है। तो किस किस तरह की प्रोटेक्शन मिलती है, उसी का एक क्वेश्चन है। ऑल केसेस 40 days बिफोर, ऑल केसेस, ऑल में तो भाई सिविल केस भी आ जाएंगे, क्रिमिनल केस भी आ जाएंगे। ठीक है, बट क्रिमिनल केस में ऐसी कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। क्रिमिनल केसेस में ये 40 days वाला जो क्लॉज लगता है ना, ये लगता है बस सिविल केसेस में, कि 40 दिन पहले और ड्यूरिंग द सेशन और 40 दिन बाद सेशन के आप किसी एमपी को अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सिविल केसेस के केस में। बट यहाँ पे ऑल लिखा हुआ था, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। जो प्रोटेक्शन है अरेस्ट के केस में ओनली सिविल केसेस में है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि क्रिमिनल केस में तो वैसे भी नहीं है। ठीक है, ऑल केसेस ड्यूरिंग द सेशन, और मतलब किसी भी क्रिमिनल केस होगा तभी भी सेशन के दौरान, नहीं, ऐसा नहीं है। क्रिमिनल केस में प्रोटेक्शन नहीं है, प्रोटेक्शन इज इन ओनली सिविल केस, और वो भी 40 दिन पहले, ड्यूरिंग एंड 40 दिन आफ्टर। ए ऑप्शन सही होता अगर यहाँ पे ऑल की जगह सिविल केसेस होता। ठीक है, तो समझ आना चाहिए आपको कि कौन सा वाला सिविल केसेस के केस में उनको किस तरीके की प्रोटेक्शन है, 40 दिन पहले और बाद और ड्यूरिंग। क्रिमिनल केस में है नहीं। ठीक है, क्रिमिनल केस में एमपी को अरेस्ट किया जा सकता है किसी भी टाइम में, इवन ड्यूरिंग द सेशन। ठीक है, किसी तरीके की कोई इम्यूनिटी क्रिमिनल केस में अप्लाई नहीं होती, सिंपल है। ठीक है, ओनली इन सिविल केस अप्लाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजॉय पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इक्वल टू एमपी? एमपीज के बराबर इसको भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मिलती है। क्यों? क्योंकि ये पार्टिसिपेट करता है उन मीटिंग्स में, और जो अपनी सभा होगी, लोकसभा हो, राज्यसभा, वहां पे वो पार्टिसिपेट करने आता है। ठीक है, मेंबर नहीं होता पर वो पार्टिसिपेट करने आता है, तो इसके लिए वो जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है ये भी इंजॉय करता है उनके साथ। तो वो पर्सनालिटी कौन है? वो पर्सनालिटी गवर्नर तो है नहीं,
ना वो कैबिनेट सेक्रेटरी है, ना वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो पर्सनैलिटी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एजीआई, एजीआई कैन पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, और इवन और कोई कमेटी होगी अगर उसका मेंबर उसको बनाते हैं तो वहां भी जाके, तो इसलिए इसको भी जो ये इम्यूनिटीज होती हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज वाली वो प्राप्त होती है, तो इसलिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, स्पीच और इम्यूनिटी विद इन द हाउस उसके पास है, क्योंकि ये पार्टिसिपेट है तो कुछ ना कुछ तो अपनी बात तो रखेगा ही ना। ठीक है, तो इसलिए इसको भी ये प्रिविलेजेस मिलती हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, व्हाट इज नॉट कवर्ड अंडर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के अंदर इनमें से क्या नहीं आता। वोटिंग कर सकते हैं इंसाइड के, हाँ ठीक है, फ्रीडम है, किसी पे कैसे भी पोस्टिंग कर सकते हो, स्पीच बोल सकते हो, हाँ सही बात है। स्टेटमेंट मेड आउटसाइड द पार्लियामेंट, ये प्रिविलेजेस थी ना ये पार्लियामेंट के दायरे तक ही थी, जैसे ही आप पार्लियामेंट के बाहर जाओगे तब आप किसी की भी against कुछ भी फ्रीली नहीं बोल सकते। ठीक है, तब आपको आर्टिकल 19 को फॉलो करना पड़ेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन विद इन द बाउंड्री, जो उसमें कुछ बाउंड्रीज प्रोवाइडेड है, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर चलो, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करो, ठीक है, कंट्रीज के रिलेशन बना के दूसरी कंट्री के साथ उस दायरे में बोलो, तो वो सब जो दायरे वहां पे दिए हुए हैं उन सर के अंदर रह के चलना होता है, आउटसाइड द पार्लियामेंट। इनसाइड द पार्लियामेंट प्रिविलेजेस है। तो बट इसमें क्वेश्चन पूछा था कि पार्लियामेंट पर जो मिलती हैं आउट किसके लिए नहीं मिलती, आउटसाइड द हाउस नहीं मिलती। ठीक है, इनसाइड द हाउस सब होगा बट आउटसाइड द हाउस नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। एनीथिंग सेड आउटसाइड द हाउस इज नॉट प्रोटेक्टेड, प्रेस में कुछ बोल दो, टीवी पे कुछ बोल दो, रैली के दौरान पा दो, वो सबसे को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, ओनली हाउस के अंदर। किसके पास फाइनल पावर है डिसाइड करने की केसेस को ब्रीच, किसी ने ब्रीच कर दिया प्रिविलेज, जो उसको प्रिविलेज मिली हुई है, इम्यूनिटीज मिली हुई है एमपी एमएलए को, तो उसने उसके प्रिविलेज को ब्रीच कर दिया, तो इस केस में फाइनल पावर किसके पास होती है। केस में फाइनल पावर होती है कंसर्न हाउस के पास, हाउस के लोग मिलकर डिसाइड करते हैं क्या पनिशमेंट देनी चाहिए उसको। तो फाइनल अथॉरिटी स्टेप्स भी मैं बताऊंगा कैसे कैसे होता है, वो क्वेश्चन के थ्रू आएगा, बट जो फाइनल अथॉरिटी होती है ना इस केस में, ब्रीच हो गया प्रिविलेज, तो डिसाइड करने की अथॉरिटी होती है कंसर्न हाउस के पास। ठीक है, कमेटी और जो प्रिविलेज होती है जो इस केस में देखती है वो रिकमेंडेशन देती है बस, बट द हाउस डिसाइड द फाइनल पनिशमेंट, हाउस डिसाइड मतलब जो फाइनल पनिशमेंट हाउस के तहत देगी। ठीक है, और जुडिशरी तो इंटरफेयर कर नहीं सकती इंटरनल डिसिप्लिन में, तभी तो ये अपना प्रिविलेज वाला टॉपिक आता है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट इज, पार्लियामेंट के पास कुछ पावर है जो इसका अगर कंटेम्प्ट किया जाएगा तो उसके लिए पनिश कर सकती है, तो ये क्या है, ये पावर ऑफ पार्लियामेंट टू पनिश फॉर इट कंटेम्प्ट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का पार्ट है, वहां पे मेंशन है ये, तो उसी का एक पार्ट है, हिस्सा है। ठीक है, 105 और 194 के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलेक्टिव, मतलब दो तरीके की प्रिविलेज मिलती हैं, इंडिविजुअल लेवल पे किसी एमपी एमएलए को और कलेक्टिव पूरे हाउस को। ठीक है, अब वो इस चार ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा जो कलेक्टिव प्रिविलेज का है, क्योंकि वही क्वेश्चन पूछ रहा है, और तीन बाकी होंगे इंडिविजुअल प्रिविलेज को। फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, अब फ्रीडम एक ही पर्सन को अरेस्ट करने आएगा ना, ऐसे नहीं पूरे पूरे ग्रुप को अरेस्ट करने आ रहा होगा, तो फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट वाला जो सिविल केसेस में था 40 दिन पहले बाद और ड्यूरिंग द सेशन, वो किसके लिए थे, इंडिविजुअल प्रिविलेज थी। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच ये भी अकेले तो बोलेगा ना, चार पांच लोगों को साथ में लेकर बोलेगा नहीं, ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच भी इंडिविजुअल प्रिविलेज थी। राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर, इस बारे में देखिए कि मतलब बाहर वाले लोगों को भगा देना, अकेला होगा तो भगाएगा नहीं, एक मीटिंग चल रही होगी बहुत सारे लोग होंगे, तो उस टाइम पे एक्सक्लूड करने का स्ट्रेंजर्स को मीटिंग से, वो एक कलेक्टिव प्रिविलेज है, तो दिस सी विल बी द आंसर। और कोर्ट अटेंडेंस इम्यूनिटी अगर सेशन के दौरान होगा तो ये इंडिविजुअल के लिए ना कि सबके लिए। ठीक है, इंडिविजुअल प्रिविलेज है, तो सी ऑप्शन विल द करेक्ट। अगर कोई सीक्रेट मीटिंग चल रही होगी तो स्ट्रेंजर को वहां से हटाना, ये कलेक्टिव प्रिविलेज के अंदर आता है। ठीक है, कलेक्टिव प्रिविलेज अप्लाई टू हाउस एज a whole, right to hold secret sitting exclude stranger is a collective privilege, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। विच केस डिफाइंड लिमिट बिटवीन द जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी रिव्यू कर सकती है, एंड प्रिविलेज पावर, जो प्रिविलेज के अंदर पावर्स रहती है उसके पास, तो ये किस केस के थ्रू डिफाइन किया गया था इसको, तो इसको डिफाइन किया गया था केशव सिंह केस 1965 में। ठीक है, केशव सिंह केस ने क्लैरिफाई कर दिया था कि पार्लियामेंट प्रिविलेजेस जो मिलती हैं जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में आती हैं इफ दे वायलेट फंडामेंटल राइट, अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही होंगी
तो वो जुडिशियल रिव्यू की एम्बिट में आती ही आती है। ठीक है, केसम केस में ऐसा क्लियरफाई किया गया, क्योंकि इम्यूनिटी मिली है तो आप ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा मतलब अनसंट कुछ भी नहीं कर सकते। आपको एक फंडामेंटल राइट जो लोगों को मिलते हैं उसका भी ध्यान में रखते हुए ही अपना जो भी स्पीच है वो देनी है वहां पर। ठीक है, पार्लियामेंट प्रेजर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू इफ द वायलेट द फंडामेंटल राइट, ऐसा केसम सिक केस में आए। केसम सिक केस में आए तो जुडिशियल रिव्यू और प्रिविलेज पावर के बीच में एक लिमिट दायरा बनाना इस केस का मेन मकसद था। ठीक है, ऑफिशियल पार्लियामेंट्री रिपोर्ट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोर्ट एक्शन। जो पार्लियामेंट रिपोर्ट बनाती है, अब अकेला आदमी तो बनाएगा नहीं, कोर्ट एक्शन से प्रोटेक्ट रहती हैं। तो ये किस केस के थ्रू, मतलब इसको ऐसा कहा गया था कि जो पार्लियामेंट की रिपोर्ट है प्रोटेक्ट फ्रॉम कोर्ट एक्शन से प्रोटेक्ट, ये कहा गया था सर्च लाइट केस 1952 के अंदर। ठीक है, क्यों? इसमें बोला था कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट जो ऑफिशियल रिपोर्ट जो पार्लियामेंट बना रही है ना, वो उसके दायरे में रह के वो बना रही है, किसी किसी टॉपिक पे लेके बना रही है, वो आर्टिकल 105 की एम्बिट में एब्सोल्युटली प्रोटेक्टेड है, उस पे हम कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो 105 के अंदर ये कहा गया था सर्च लाइट केस 1952 में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू, 4 पॉइंट दिए हुए हैं, पढ़ लेते हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आर कोडिफाई, कोडिफाई किया गया है? नहीं, कोई कोडिफिकेशन नहीं है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट, क्योंकि ऐसे ही इसने बोला है कि ट्रू नहीं है, जो फॉल्स है वो बताना है। कोई कोडिफिकेशन नहीं है। ब्रिटिश प्रैक्टिस है ये, हाँ ये बात सही है। दे इंक्लूड इम्यूनिटी फॉर सिमिलरिटी, ये बात भी सही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलती है, ये बात भी सही है। बट ये कोडिफाइड नहीं है। ठीक, कोडिफाइड फॉर्म में नहीं है, ये कन्वेंशन जजमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन से ली हुई है। ठीक है, रिलाय कन्वेंशन जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कोडिफाइड फॉर्म में अभी तक नहीं है ये। फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट विद इन द हाउस प्रीमाइसेस रिक्वायर्ड इन्फॉर्मिंग। अभी किसी को अरेस्ट करने जा रहे हैं, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट विद इन हाउस प्रीमाइसेस रिक्वायर्ड इन्फॉर्मिंग, किसको इन्फॉर्म करना पड़ता है? ठीक है, प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर होगा, लोकसभा के केस में अपना स्पीकर, राज्यसभा के केस में अपना वाइस प्रेसिडेंट, मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, उनको बताए बिना किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, तो उनको बताना पड़ता है इन्फॉर्म, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर विल द आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पनिश्ड फॉर कंटेम्प्ट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के कंटेम्प्ट के लिए किसको पनिश किया जा सकता है? ओनली एमपी, एमपी एंड मिनिस्टर, ओनली ऑफिसर ऑफ हाउस, बोथ मेंबर एंड आउटसाइडर। मेंबर्स को भी पनिश किया जा सकता है अगर वो कंटेम्प्ट करता है, ब्रीच करता है प्रिविलेज को। ठीक है, और आउटसाइडर को भी किया जा सकता है। पार्लियामेंट कैन पनिश एनी पर्सन इंक्लूडिंग मीडिया, नॉन मेंबर और एमपीज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, अपने मेंबर को भी सिंपल पकड़ के रखो, और जो मेंबर नहीं है उसको भी, मतलब कोई मिनिस्टर है जो मेंबर नहीं है उसको भी। ठीक है, और साथ ही साथ मीडिया को भी पनिश कर सकते हैं कंटेम्प्ट करने के लिए पार्लियामेंट का। ठीक है, जैसे कि पार्लियामेंट ने बोल दिया कोई सीक्रेट मीटिंग चल रही है इसका, आउटसाइडर को हम बाहर भेजना, बाहर वाला आ जाता है अंदर, तो कंटेम्प्ट हो गया, तो उसको पनिश किया जा सकता है, सीधी बात है। ठीक है, विच एक्शन क्वालिफाई एज ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, इन चारों एक्शन में से कौन सा एक्शन करने पे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो जाती है? ठीक है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, अरे ये तो हमारा मौलिक अधिकार है, हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं अगर उनकी कुछ पॉलिसी ऐसी है जो हमको नहीं भा रही है, जिस पे हमको मतलब क्रोध है एक तरीके से कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, हम बोल सकते हैं। फिर मतलब डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो? क्रिटिसाइजिंग क्रिटिंग गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज करना कोई ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं है। ठीक है, हाउस की डिग्निटी को लो करना ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। हाउस को कैसे लो कर सकते हो? आप जिसका मेंबर हो, आप उसकी डिग्निटी को ही डाउन कर रहे हो, तो दिस इज द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये भी नहीं है, और कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट ये भी नहीं है, तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में पार्लियामेंट करते हैं डिग्निटी को कम करना हाउस का, दैट इज द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। ठीक है, एनीथिंग ऑब्स्ट्रक्टिंग पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग एंड लोअरिंग द डिग्निटी इज ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग प्रिविलेज, प्रिविलेज के रिगार्डिंग कुछ क्या ट्रू क्या है? 4 पॉइंट में थे। ठीक है, देख लेते हैं। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इज नॉट कंटेम्प्ट, प्रिविलेज का ब्रीच करना तो कंटेम्प्ट है ना, पनिश कर सक किया जा सकता है। ऑल कंटेम्प्ट, सब तरह कंटेम्प्ट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, ये भी गलत है। जरूर थोड़ा कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मतलब उसको किया जा रहा है तो सिर्फ प्रिविलेज ही ब्रीच की होगी। ऑल ब्रीच ऑफ प्रिविलेज करना, हाँ, प्रिविलेज को ब्रीच करने पर कंटेम्प्ट किया जाता है ना उसको, तो दिस सी विल बी द आंसर। ठीक है, प्रिविलेज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सटेंड टू, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो प्रिविलेज दी जा रही है आर्टिकल 105 के अंदर, ये किस तक बढ़ती है?
स्पीच इनसाइड कमेटी, कमेटी अगर बनाई जाएगी कोई सीक्रेट या किसी टॉपिक को लेके, तो वहां पे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच वाल रहता है, प्रिविलेज ऑफ फ्रीडम मिलती है वहां पे। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। प्रिविलेज ऑफ इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट कितने दिन तक अप्लाई करती है ये? 40 दिन वाला क्लाउज था, पहले, बाद में और ड्यूरिंग, ठीक है, सिविल अरेस्ट में। विच हाउस हैज पावर टू एक्सपेल मेंबर्स, मेंबर को एक्सपेल कर सकते हैं, किस हाउस के पास पावर है? बोथ हाउस के पास पावर है, ठीक है। और एक्सपेल किस केस में? कैश फॉर क्वारी केस में निकल के आया था कि आप किसी, कैसे कि कोई मेंबर बाहर वाले उससे पैसे लेके वो टॉपिक उठाएगा हाउस के अंदर, तो ये कैश फॉर क्वारी केस वाला आ जाता है 2050 में, जिसे बोला था कि हाउस मेंबर को एक्सपेल कर सकता है, ठीक है, सिंपल। फ्रीडम फ्रॉम कोर्ट अटेंडेंस, कोर्ट में अटेंडेंस करने के लिए फ्रीडम होती है किस दौरान? जब हाउस सेशन में होता है, ठीक है। जब आपको मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आप हाउस में आ रहे हो तो कुछ लॉ पे काम करो, किसी अर्जेंट मैटर ऑफ इंपोर्टेंस टॉपिक पे काम करोगे, तो कोर्ट में अटेंड करने जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ओनली व्हेन हाउस इज इन सेशन, अदरवाइज हाउस सेशन में नहीं होगा, तब इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो आपको कोर्ट अटेंडेंस जाना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ए प्रिविलेज। हु डिसाइड वेदर ए क्वेश्चन इज ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, कौन डिसाइड करता है? ये मैं ऑलरेडी बताया होता, कमेटी ऑफ प्रिविलेज डिसाइड करती है कि ये वेदर ए क्वेश्चन इज ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, ठीक है, ये ब्रीच है या नहीं, ये कमेटी डिसाइड करती है। फिर वो रिकमेंडेशन देती है हाउस को, फाइनल जो डिसीजन लेना होता है, पनिश करना होता है, वो हाउस के पास होता है, ठीक है। कमेटी ऑफ प्रिविलेज। अब कमेटी ऑफ प्रिविलेज में कितने कितने मेंबर हो सकते हैं? अपने लोकसभा की कमेटी में कितने होते हैं, राज्यसभा की कमेटी में कितने होते हैं? लोकसभा वाली में 21 होता है, राज्यसभा वाली में 10 होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो प्रिविलेज, इन चार ऑप्शन में से किसके पास कोई तरह की प्रिविलेज नहीं है? एमपीज के पास तो होती है, अटॉर्नी जनरल के पास भी होती है क्योंकि ये हिस्सा लेता है वहां पे, यू गवर्नर के पास नहीं है क्योंकि वो आता ही नहीं है वहां पे, यूनियन मिनिस्टर के पास भी होती है जो उसका नॉट एन एमपी होता है उसके पास भी, ठीक है। क्योंकि मिनिस्टर तो आप बन ही सकते हो ना विदाउट बीइंग एमपी, बाद में आप 6 महीने के अंदर मेंबरशिप ले लेते हो, तो ठीक है। तो गवर्नर के अलावा इन तीनों पे होती है प्रिविलेज। प्रिविलेज रिपोर्ट आर लेड फॉर, किसके सामने रखी जाती है प्रिविलेज की जो रिपोर्ट है, वो किसके नाम? हाउस के सामने, जिस हाउस में होगा ये प्रिविलेज कमेटी, ठीक है। जर्नलिस्ट मिस रिपोर्ट से डिबेट इन पार्लियामेंट, अब किसी रिपोर्ट को गलत तरीके से डिबेट को पार्लियामेंट को जर्नलिस्ट ने रखा, तो ये है एक क्या है, ये क्या कंटेम्प्ट हो गया ना, गलत रिपोर्ट दे दी बाहर में। सही रिपोर्ट आप छाप सकते हो डिबेट की, पार्लियामेंट की, जैसे कि आप टीवी चैनल्स पे आते रहते हैं, डिबेट चलती रहती है, तो उससे जो आउटकम है उसको आप सही छाप सकते हो, पर आप गलत मतलब पब्लिक के सामने रख रहे हो रिपोर्ट को, तो ये दिस विल बी द कंटेम्प्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन एक तरीके से। प्रिविलेजेस आर बेस्ड ऑन, प्रिविलेज किस पे बेस्ड है? प्रिविलेज ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशन पर बेस्ड है, ऐसा कुछ रिटर्न नहीं है इनके लिए, मतलब कोडिफाइड नहीं किया गया हुआ है, कोई ना स्टैट्यूटरी लॉ बनाया हुआ है, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ओनली इसके लिए, ठीक है। इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री नॉर्म्स भी नहीं है, ये क्या पार्लियामेंट्री कन्वेंशन पर ब्रिटिश वाले से, ठीक है। बहुत सारी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन से और होती है, कन्वेंशन बेस्ड है। ए मेंबर ट्वीटिंग अबाउट एन ऑनगोइंग कमेटी डिस्कस वायलेट, एक मेंबर किसी कमेटी का मेंबर है, ऑनगोइंग डिस्कशन को ट्वीट कर देता है वो, तो ये वायलेट है नहीं है, वायलेशन है ना ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का। कमेटी कोई डिस्कशन कर रही है, जब तक वो उस पर डिस्कशन आउटपुट नहीं आएगा, जब तक वो खुद से जाके डिसाइड नहीं करेंगे कि हमको ये सब अपना डिबेट में बोलना है, तो उससे पहले उसको ट्वीट कर देना पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के खिलाफ है, ठीक, प्रिविलेज के खिलाफ है, ठीक है, लीकिंग लीक होगा एक तरीके से, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय विच ऑफ द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, पार्लियामेंट की प्रिविलेज नहीं एंजॉय करता वो, उसके लिए स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, वो अलग सेपरेटली मेंशन्ड है, ठीक है। पार्लियामेंट वाली प्रिविलेज के उससे रिलेटेड कोई रिलेशन नहीं है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज में आपको बताया था, मेंबर ऑफ एमपीज के लिए, कमेटीज के लिए, अटॉर्नी जनरल के लिए, यूनियन मिनिस्टर जो हाउस पार्टिसिपेट करते हैं वो, उन सब के लिए, ठीक है। इसके लिए 361 में अलग से सेपरेटली है प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एक्सटेंडेड द प्रोटेक्शन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रेस टू
प्रेस, मतलब जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज पहले प्रेस को नहीं मिलती थी, फ्रीडम ऑफ मतलब जो पब्लिश कर सकते हैं आप ट्रू रिपोर्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, तो वो एक अमेंडमेंट के थ्रू उनको प्रिविलेज देना शुरू किया था। तो अमेंडमेंट कौन सा था? वो था 44वां अमेंडमेंट, जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी, ठीक है। ट्रू रिपोर्ट का पब्लिश कर सकते हो पार्लियामेंट की, तो ये एक प्रिविलेज का एक्सटेंशन था 44th अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर आर कमेटी इन पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो लोकसभा के अंदर होती है, कमेटी होती है इसकी, तो उसके कितने मेंबर होते हैं? तो लोकसभा वाली के होते हैं 15 मेंबर, ठीक है भाई, सिंपल। 15 मेंबर होते हैं, और राज्यसभा वाली के 10 होते हैं। राज्यसभा है 10 मेंबर इन प्रिविलेज कमेटी। लोकसभा के पास 15 और राज्यसभा के पास 10, सिंपल, ठीक है, 15 और 10। When a breach of privilege or contempt of court of house is alleged, what is the first thing that must be done? एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होगी या फिर कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस हो गया, किसी के पास एलिगेशन लगी, तो पहली चीज क्या की जाती है? चेयरमैन और स्पीकर डिसाइड करते हैं वेदर द जो नोटिस भेजा जाता है उनके पास कि उसको एडमिट करना है या नहीं करना। पहला स्टार्टिंग पॉइंट यही होता है कि किसी ने ब्रीच कर दिया प्रिविलेज को, तो उसको नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस भेजा जाएगा तो स्पीकर और चेयरमैन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उनके पास डिसाइड करना होता है कि नोटिस को एडमिट करना है या नहीं करना है। फिर उसके बाद वो कमेटी के अंदर जाता है, प्रिविलेज कमेटी, फिर उस पर रिकमेंडेशन देती है, फाइनल हाउस डिसाइड करता है क्या पनिशमेंट देनी है, ठीक है। ये सीक्वेंस दिया हुआ है, कंप्लेंट सबमिट होगी नोटिस फॉर्म में, ये डिसाइड करेंगे, प्रिविलेज कमेटी के पास हो गया, कमेटी इन्वेस्टिगेट करेगी, रिपोर्ट देगी, और हाउस डिसाइड करेगा पनिशमेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द प्रिविलेज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिविल, सिविल केस में बताया था, दे कैन ओनली इन सिविल केस 40 डे डू आफ्टर द सेशन, ठीक है, ऑप्शन बिल द सही। क्रिमिनल केस में कोई इम्यूनिटी नहीं है, ये भी आप याद रखना। अगर पुलिस अरेस्ट करने आएगी ना, तो उसको जो चेयरपर्सन रहता है उसको बताना पड़ेगा, प्रीमाइसेस से उसको पकड़ के ले जाना, तो ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है कई बार। एनीथिंग सेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनसाइड द हाउस, हाउस के अंदर ही बोल रहा है भाई, और कमेटी जो इसकी होगी हाउस के अंदर ही, प्रोटेक्टेड बाय द प्रिविलेज, किस प्रिविलेज से प्रोटेक्ट होता है? यही अपने पार्लियामेंट्री प्रिविलेज 105 102, ठीक है, हाउस के अंदर है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलेक्टिव प्रिविलेज, कलेक्टिव प्रिविलेज कौन सी इन चार में से? फ्रीडम फ्रॉम सिविल अरेस्ट इन सिविल केसेस, ये तो इंडिविजुअल। राइट टू ऑब्लिगे रेगुलेट इट्स ओन इंटरनल प्रोसीडिंग, ये पूरा मतलब पूरे हाउस के लिए होगा, ऑन इंटरनल प्रोसीडिंग को रेगुलेट करने का, कैसे चलाना हाउस को, तो ये कलेक्टिव प्रिविलेज होगी, ठीक है। कोर्ट अटेंडेंस वाला भी सेशन वाला, ये इंडिविजुअल है। इम्यूनिटी फॉर्म एनीथिंग सेड इनसाइड द हाउस के अंदर कुछ भी बोल रहा है, तो वो भी इंडिविजुअल है, ठीक है। ये रेगुलेट करना प्रोसीजर को इंटरनल प्रोसीडिंग के लिए, वो सब कलेक्टिव प्रिविलेज के अंदर आता है, ठीक है। कलेक्टिव में राइट टू रेगुलेट इंटरनल प्रोसीडिंग, राइट टू पब्लिश प्रोसीडिंग, प्रोहिबिट पब्लिशिंग, राइट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर होल्ड इंटरनल सिटिंग, राइट दैट नो कोर्ट कैन इंक्वायर इनटू पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, ये सब कलेक्टिव प्रिविलेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कलेक्टिव प्रिविलेज? स्ट्रेंजर को एक्सक्लूड करना था, हाँ था। सीक्रेट सीटिंग हेड करना था, हाँ था, कलेक्टिव प्रिविलेज। पनिश फॉर कंटेम्प्ट, ये भी कलेक्टिव प्रिविलेज। इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल अरेस्ट, ये तो इम्यूनिटी होती भी नहीं है, सिविल अरेस्ट में इम्यूनिटी होती है बस, और ये इंडिविजुअल के केस में होती है बस, ठीक है। तो डी विल द आंसर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज कॉट एक्सेप्टिंग ए ब्राइब इन एक्सचेंज ऑफ रेजिंग ए क्वेश्चन था, ब्राइब लेते ही पकड़ा गया, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन पूछा हो नहीं पूछा हो, तो ये सिचुएशन भी एक तरीके से कंटेम्प्ट है। फिर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। कैश फॉर क्वेरी वाला केस हो गया ये। 2005 वाला कैश फॉर क्वेरी केस, ठीक है, एक्सपेल कर सकते हैं उसको। तो ये थे बेहतरीन एमसीक्यू फ्रॉम पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो यही कुछ घूम फिर के इसी टॉपिक को ऐसे घुमाते रहते, इंडिविजुअल प्रिविलेज पे जाएंगे, फिर कलेक्टिव प्रिविलेज पे जाएंगे, कुछ जजमेंट्स होंगी, या फिर सिविल केस का बोल देंगे, कभी अरे क्रिमिनल केस का बोल देंगे, किससे परमिशन लेनी है, किस तरीके की कमेटी बैठानी है, आउट फाइनल डिसीजन कौन लेगा, स्टार्टिंग में क्या किया जाएगा, तो उस तरीके से मल्टीपल वेज में उस चीज को घुमा घुमा के एमपीज के लिए कौन सी है, एमएलएज के लिए कौन सा आर्टिकल है, इसमें कौन कौन आते हैं जिसको प्रिविलेज मिलती है, प्रेस पे कब पहुंचाता है, तो इसी तरीके से घुमा घुमा के उस टॉपिक को हजारों बार हजारों तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं।
वीडियो आप ये कवर कर लोगे, आपके सारे तरीके डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारे एमसीक्यू कवर हो जाएंगे। कोई टेस्ट लगा लेना, आप गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको, कोई एग्जाम का भी एक आप प्रीवियस सेट लगा लेना, इससे क्वेश्चन होगा तो 100% आपका कवर होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।